चोई साहब, आपका कौन सा पहला साल था जब आप लाहौर में आए तो आपने ये प्रोफेशनल को इंतखाब किया? 1995 में। अच्छा, ये जो सालों साल केस ज़ेर-ए-इल्तवा हो जाते हैं, तारीख पे तारीख कोर्स में मिलती हैं, पैसा इस प्रोफेशनल में ज़रूरी है कि पैसा ही अहमियत है इस प्रोफेशनल को? चोई साहब एक प्रोफेशनल, ईमानदार, मुखलस, दयानतदार वकील हैं कि इस प्रोफेशनल पे अरूज आया। इस प्रोफेशनल पे अरूज आने के बाद आज इस प्रोफेशनल का आप हाल देख रहे हैं कि हर तरफ जो है ना इस प्रोफेशनल के बारे में आवाज़ें कसी जा रही हैं अवाम में। जिस तरह पहले ये अरूज में आया, आज उस अरूज पे ज़वाल क्यों आया, इसका क्या? अगर आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा, एक दयानतदार, मुखलिस दोस्त वकील है तो आपको बहुत ही ज़िंदगी से इश्यूज़ में से आपको निकाल सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं ये एक प्रोफेशनल से एक वकील हैं। इनका नाम है नज़ीर अहमद चौधरी एडवोकेट। नज़ीर अहमद चौधरी एडवोकेट का सफ़र मेरी ज़िंदगी के साथ इसलिए शुरू हुआ कि जब मैं इस प्रोफेशनल में 2004 में आया तो ये उसी चैम्बर में थे जिस चैम्बर से मैंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट किया। ये भी हम इनसे पूछेंगे कि ये इस प्रोफेशनल में कब आए, कैसे आए और इस प्रोफेशनल के लिए इन्होंने क्यों इंतखाब किया। तो आज हम मिलते हैं नज़ीर अहमद चोई साहब जी। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चोई साहब आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चोई साहब आपका कौन सा पहला साल था जब आप लाहौर में आए तो आपने ये प्रोफेशनल को इंतखाब किया? देखिए उस्मान भाई, लाहौर में तो मैं आया था 1995 में। अच्छा। ग्रेजुएशन की FC कॉलेज से, उसके बाद मास्टर्स किया इंग्लिश में, और इस प्रोफेशन में मैं आया 2004 में। अच्छा, 2004 में ही मैं भी इस प्रोफेशनल में आया। हमारा उस्ताद और हमारा चैम्बर एक ही है। तो चोई साहब से मुलाकात हुई। चोई साहब की जो मेरी मुलाकात है आज 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है चोई साहब के साथ। चोई साहब एक प्रोफेशनल, ईमानदार, मुखलस, दयानतदार वकील हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा, एक दयानतदार, मुखलिस दोस्त वकील है तो आपको बहुत ही ज़िंदगी से इश्यूज़ में से आपको निकाल सकता है। तो चोई साहब आपने इस प्रोफेशनल में आने के बाद इस प्रोफेशनल को कैसा पाया? देखिए जब हमने स्टार्ट किया था जिस चैम्बर पे, आपको भी पता है, तो वहाँ की जो रूल्स प्रिंसिपल्स थे वो ज़रा डिफरेंट थे। जब हमने इंडिपेंडेंट स्टार्ट किया तो फिर इसमें हमने कुछ चेंजेस की, और उस चेंजेस के बाद तो हम इस प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे हैं। और ये दी बेस्ट प्रोफेशन ऑफ वर्ल्ड मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इसमें आपके पास बड़े डिज़र्विंग लोग आते हैं, नीडी लोग आते हैं, आप उनकी मदद करते हैं। अगर आप कोई इतना लालच में नहीं पड़ते जिस तरह के आमतौर पे मशहूर है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती, तो वो लोग फिर जो दुआएं देते हैं ना, तो वो उसका अपना ही एक मज़ा है। जी चोई साहब ने कितनी खूबसूरत बात की कि ये इस प्रोफेशनल में सबसे ज़्यादा जो आप दुआएं लेने वाला काम करते हैं वो सबसे कीमती होता है। कि आप कोई इंसान मुश्किलात में फंसा होता है तो आप उसको उस परेशानी से, मुश्किलात से निकालते हैं। चोई साहब क्या पैसा इस प्रोफेशनल में ज़रूरी है कि पैसा ही अहमियत है इस प्रोफेशनल को जो देखता है? लेकिन जब आप परेशान हाल कोई बंदा आपके पास आता है तो बीइंग ए प्रोफेशन आपकी ड्यूटी है कि जब वो आपके पास से जाए तो वो रिलैक्स होके जाए, वो टेंशन लेके ना जाए, वो टेंशन यहाँ छोड़ के जाए। अब जो पैसों का मामला है, साफ ज़ाहिर है एक बंदा इसको टाइम दे रहा है तो पैसे इस हद तक तो उसे कमाने चाहिए, लेने चाहिए कि चलें उसका सर्वाइवल होता रहे। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने पैसे इकट्ठे करने हैं तो फिर उसको जो बंदा पैसे इकट्ठे करना चाहता है उसको इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर खिदमत और पैसे ये डिफरेंट, दो अपोजिट चीज़ें हैं। खिदमत करेंगे तो फिर पैसों से थोड़ा सा आपको कता नज़र करनी पड़ेगी, और अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर खिदमत को आपको कता नज़र करनी पड़ेगी। अच्छा जो सब एक और बहुत अहम सवाल, जो यंगस्टर वकला आ रहे हैं आज इस फील्ड में, वो ग्रुप बंदी का शिकार हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या उनको पैगाम देना चाहते हैं? उसकी एक मेन वजह ये ना कि जितने भी यंगस्टर आते हैं ना, वो किसी भी प्रोफेशन जो एसोसिएट्स हैं या चैम्बर्स हैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेके नहीं आते। बहुत सारे हमारे दोस्त आते हैं, वो चंद दिन उन्होंने काम किया और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट होके, और वो कुछ पॉलिटिकल इशू होती हैं हमारी फिगर्स, उनके अलाकार बन जाते हैं। इलेक्शंस वगैरह में चार्म नज़र आता है, नारे लगाए और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन वो जो प्रोफेशनल स्किल्स जो उन्होंने 2, 3, 4 साल में स्टार्ट में सीखनी होती है, उससे वो महरूम रह जाते हैं। तो मेरी इन तमाम दोस्तों से इल्तिजा है कि वो अपने प्रोफेशन पे फोकस करें, पहले अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करें, उसके बाद बाकी इन चीज़ों में पढ़ें। और ये जो ग्रुपिंग वगैरह है, इसका प्रोफेशन के साथ जो प्रोफेशनल स्किल है, ये आप ग्रुपिंग जो उससे दूर ले जाती है, फिर आप उसमें टाइम ज़्यादा करते हैं और लर्न कम करते हैं। अच्छा जो सब एक और बहुत अहम सवाल आपसे कि इस प्रोफेशनल पे अरूज आया,
इस प्रोफेशनल पे अरूज आने के बाद आज इस प्रोफेशनल का आप हाल देख रहे हैं कि हर तरफ जो है ना इस प्रोफेशनल के बारे में आवाज़ें कसी जा रही हैं अवाम में। जिस तरह पहले ये अरूज में आया, आज उस अरूज पे जवाल क्यों आया, इसका क्या देखिए आपका ख्याल है? प्रोफेशन पे आप जवाल तो नहीं कह सकते, अरूज तो हमेशा इस प्रोफेशन पे रहा है। इस प्रोफेशन की वजह से इसी प्रोफेशन के लोग थे ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और इसी प्रोफेशन जो आप जो अरूज की बात कर रहे हैं वो 2007-8 की बात है, जब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो एक मूवमेंट चली थी बुकला, तो उस पे ये कह सकते हैं हमारी सोसाइटी में इस प्रोफेशन के हवाले से अवेयरनेस आई थी। तो वो अवेयरनेस अब ज़्यादा होगी। अब एक दो इंसिडेंट ऐसे हो गए जिसमें ये इस प्रोफेशन को मिसयूज़ किया गया, जिसकी वजह से लोगों की नज़र में ये थोड़ा सा डिस्ग्रेसफुल आप कह सकते हैं कि वो इसको लेते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। हर फील्ड में हर जगह पे कुछ लोग होते हैं जो जिनकी रिप्यूट ठीक नहीं होती, लेकिन उनकी वजह से आप पूरी कम्युनिटी को गलत नहीं कह सकते। तो मेरी ओपिनियन में तो अभी प्रोफेशन पे सवाल नहीं है। अभी अगर कोई प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट लेवल पे, किसी भी लेवल पे, तो लोग इसी जो लायर कम्युनिटी उसी की तरफ देखते हैं, क्योंकि यही एक कम्युनिटी है जो सच को सच और गलत को गलत कह सकती है, और वो भी ओपनली। अच्छा भाई, एक और सवाल आपसे कि ये जो सालों साल केस ज़ेर-ए-इल्तवा हो जाते हैं, तारीख पे तारीख कोर्ट्स में मिलती हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ जो है ना मुख्तलिफ कोर्ट्स में वकूए होते हैं। जैसा कि एक दिन पहले की बात है कि गुजरांवाला में जो है वकूआ हुआ, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दो इश्यूज़ हैं आपने रेज की। एक है कि केस जो है वो डेट दर डेट पड़ती रहती है, लिंगर ऑन होती रहती है। दूसरी है जो इंसिडेंट हो गया या मिसहैप हो जाता है। अब जो मिसहैप होता है ना, उसका केस डिले होने से इतना ज़्यादा तल्लक नहीं है, वो तो एनिमिटी भी पाई जाती है लोगों के दरमियान, और एजुकेशन की कमी की वजह से लोग समझते हैं कि बस अगर मैं कानून से इसे सज़ा दिलाने की बजाय मैं खुद ही कानून को अपने हाथ में लेके खुद ही सज़ा सुना दूँ, इसे खुद ही जज बन जाऊँ, तो वो एक एस्पेक्ट होता है। बाकी आपकी बात ठीक है, केस भी लिंगर ऑन होते हैं, लेकिन अब काफ़ी हद तक बेहतर है। एपलेट फोरम पे आप जाएंगे, अब अगर लाहौर की आप सिविल के साइड पे जाएं या क्रिमिनल साइड पे जाएं, तो एपलेट स्टेज पे आपको बहुत बर्डन कम नज़र आएगा। हाँ, सिविल जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा बर्डन है वो, क्योंकि अभी कोर्स तो काफ़ी ज़्यादा लाहौर हाई कोर्ट ने इजाफा कर दिया, इसके बावजूद भी बर्डन बहुत ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि जो है ना कोर्स का इजाफा हो गया है, लेकिन ये बात आप माने कि लेबर कोर्ट जो है हमारी एक पीछे ही फैसला करती है, उस लेबर कोर्ट का नेस्ले का जो वर्कर होता है वो हाई कोर्ट में खुदकुशी कर देता है। अगर उसको इंसाफ मिल रहा होता बर वक्त तो वो हाई कोर्ट में क्या खुदकुशी करता? मैंने हाई कोर्ट की बात नहीं की, मैंने कहा एपलेट स्टेज पे बर्डन कम है। अब चूँकि हाई कोर्ट में भी आके बर्डन बहुत ज़्यादा है केसेस का, तो यहाँ पे भी केस साल वो डिसाइड नहीं होते, क्योंकि पिछले दौर में आप काफ़ी सालों से देख रहे होंगे कि जजेस की भी कमी थी। वो जो डेफिशिएंसी है वो भी अब ये कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहबा के पूरी की जाए। और अब मैंने ऑब्ज़र्व किया है रिसेंट, अभी जब से ये मैडम आई हैं, कि जो केस है ना ये लेफ़्ट ओवर बहुत कम करते हैं। अगर लेफ़्ट ओवर हो भी जाए तो डेट एंड ऑफिस जल्दी फिक्स हो जाती है। तो पहले तो होता था एक केस अगर लेफ़्ट ओवर हो गया तो वो कई महीने बल्कि कई साल तक वो फिक्स ही नहीं होता था। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है चीफ जस्टिस साहबा की तरफ से कि अगर जो भी केस की अगर लेफ़्ट ओवर होता है, बारी नहीं आती या किसी वजह से भी डन होता है, तो उस विद इन शॉर्ट पीरियड ही वो 15 दिन महीने के बाद वो फिक्स हो जाता है। एक और बात, ये जो वकूआ हुआ है एक दिन पहले, इसको सिक्योरिटी लैब्स का तो कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी लैब्स है। अगर सिक्योरिटी इदारे अपनी ड्यूटी पूरी करें तो क्या ये सिक्योरिटी लैब्स की वजह से इतना बड़ा वकूआ हो सकता था? अब देखिए ये तो देखो ये मिक्स क्वेश्चन है आपकी, मिक्स क्वेश्चन आप फैक्ट्स कह लें और सिक्योरिटी का भी कह लें। सिक्योरिटी वाले भी जिम्मेदार हैं, वो अपनी डिलीजेंटली वो ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे थे। अगर वो विजिलेंट हो तो वो कैसे असला अंदर जा सकता है और कैसे सिलसिला हो सकता है। दूसरा, लाहौर में और बाकी ज़िलों में भी ऐसे ही है, बाज़ जगह पे कि जिन लोगों की एनिमिटीज़ होती हैं वो एक ग्रुप की शक्ल में आ जाते हैं, 15-15, 20-20 लोग जो है ना मिल के आ जाते हैं। तो उसको भी डिस्करेज करना चाहिए। जिस बंदे की लिटिगेशन है, जिसका केस चल रहा है, या जो अक्यूज पर्सन है वो आए कोर्ट में, बाकी वो इतनी जो गैदरिंग लेके आता है जिसकी वजह से मिसहैप होते हैं वो भी। अच्छा जो सब एक और बात है कि लेबर लॉज में जो है ना इन्होंने तरमीम भी की है और 37,000 रुपया पे का आर्डर भी किया है। यकम मई है, कल मजदूर डे पे मजदूर की छुट्टी है। मजदूर की छुट्टी तो इन्होंने नॉमिनेशन कर दी है, क्या मजदूर का उसका हक मिल रहा है?
37,000 रुपये की पे की गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हुआ है, इसके बारे में जो है ना आप क्या कहते हैं? देखिए ये बात तो ठीक है, जो गवर्नमेंट है इसने इनिशिएटिव भी अच्छा लिया कि बेसिक जो है ना वो 37,000 रुपये कर दी, लेकिन प्रैक्टिकली है नहीं। जो इसके कंसर्न अदारे हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। अब आप देख लें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स में जितनी भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली हैं एजेंसियाँ, कंपनीज, वो कोई भी तनख्वाह जो गवर्नमेंट के फिक्स करदा रेट्स हैं उसके मुताबिक नहीं दे रहे। वो उनको तनख्वाह दे रहे हैं 24-25 हज़ार, और गवर्नमेंट ने अप्लाई किया हुआ है 37,000, या उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी होगी। अब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, वो तनख्वाह जो देते हैं वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होती है, गवर्नमेंट का फिक्स रेट भी है। अब ये तो कंसर्न डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है ना, वो इसको थ्रेश आउट, उसको जरूरत है कि वो कंप्लेंट करेगा तो तभी जाके कोई कंप्लेंट करेगा तो तभी जाके उसने वेरीफाई करना, वो जाके इन चीज़ों को वेरीफाई करें, और उन जो कंपनी इस चीज़ों इन बैड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है उनके लाइसेंस कैंसिल कर दें, बस यही हल है। जी जोई साहब से आज की मुलाकात आपने देखी और सुनी, कितने खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, और ये एक ईमानदार और दयानतदार मुखलिस अपने प्रोफेशनल से हैं। इनमें कोई ऐसा आपको जो है ना मैंने 20 सालों में नहीं देखा कि ये किसी भी ग्रुप बंदी में हो, किसी भी सियासी में हो। ये अपने प्रोफेशनल से प्यार करते हुए अपने प्रोफेशनल से अपने आप को इन्होंने इस प्रोफेशनल में मनवाया है। तो जोई साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम।